हेलो एवरीवन, मैं हूं राज शर्मा। स्वागत है आपका अभ्युदय के इस ऑनलाइन क्लास में। फटाफट आप सभी आ जाएं ताकि आज के इस क्लास को हम स्टार्ट कर सकें। पिछले क्लास में हम बात कर रहे थे डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में और हमने बात करी कि एयरक्राफ्ट्स क्या होते हैं, ड्रोन्स क्या होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं रडार के बारे में कि आखिर रडार क्या है। तो आप सभी आ जाएं ताकि आज के इस क्लास को स्टार्ट कर सकें। कल जो है जब हम लास्ट क्लास में मतलब एंड कर रहे थे तब सोनार में बता रहा था आपको। सोनार में एक लाइन छूट गया था एक्चुअली इंटरनेट प्रॉब्लम के कारण। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ तब तक आप सभी आ जाएं कि जो सोनार की जब बात करें तो सोनार के तो बहुत सारे बेनिफिट्स मैंने आपको बताया कि हाँ भाई सोनार का काम क्या है कि समुद्र के नीचे की जितनी भी गतिविधियां हैं उसे पता करने के लिए हम सोनार का उपयोग करते हैं। समुद्र की गहराई को नापने के लिए, सतह जो समुद्र की जो फ्लोर जो बोल सकते हो सी फ्लोर मैपिंग उसके लिए भी कर सकते हैं, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए जो समुद्र के अंदर है उसे पता करने के लिए भी करते हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन अगर हम डिमेरिट्स की बात करें तो डिमेरिट्स जो है उसमें क्या है कि भाई क्योंकि सोनार सिस्टम जो है वो साउंड फ्रिक्वेंसी पे काम करता है और जो साउंड फ्रिक्वेंसी उसकी वजह से जो व्हेल मछली है या फिर आपके जाके डॉल्फिन है उनकी जो सुनने की क्षमता है उस वो भी बाधित हो जाती है। तो ये सारे बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स थे सोनार के। सर रडार का मीनिंग क्या होता है हिमांशु? बहुत जल्दी मैं आपको बताऊंगा, आप सभी जब तक आ जाएं क्योंकि आज शायद राइट टाइम पे क्लास हो गई है, इसी कारण से बहुत बच्चे नहीं हैं अभी। और क्लास आपकी जो ज्योग्राफी वाली क्लास है शायद वो चल रही है। तो रडार की बात करें तो रडार और सोनार क्या है हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। आज हम रडार के बारे में बात करेंगे कि सोनार के बारे में मैं जितने भी लोग अभी क्लास में आ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि सोनार बेसिकली क्या करता है कि सोनार का मेन काम होता है जो समुद्र के नीचे की गतिविधियों के बारे में बताना। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि आपको जो पनडुब्बी होती है, कोई भी अगर पनडुब्बी है मान लो, जैसे ये पनडुब्बी है, ठीक है, तो पनडुब्बी क्या है, कहाँ पे ट्रेवल करती है, मतलब कहाँ पे चलती है? आपको पता है कि ये पानी के नीचे चलती है ना। तो जब ये पानी के नीचे चल रही है तो पानी के नीचे सामने क्या है क्या नहीं ये तो पता होगा नहीं। हो सकता है कि कोई सामने बहुत बड़ा चट्टान आ जाए, मान लो कोई चट्टान आ जाए, तो अगर ये चट्टान अगर आ जाएगा तो ये इसे जो है दिखाई तो देगा नहीं पानी के अंदर में, तो ये डायरेक्ट क्या होगा इस चट्टान से टकरा जाएगी। तो ये जो पनडुब्बी है क्या करती है, एक प्रकार के टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सोनार। सोनार क्या है? सोनार एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है, एक प्रकार का गैजेट बोल सकते हो कि ये क्या करता है, साउंड फ्रिक्वेंसी का उपयोग कर, है ना, एक प्रकार से क्या करता है, सिग्नल भेजता है। सिग्नल जब इस चट्टान से टकराती है तो वापस इको के रूप में पहुंचती है। तब इसमें एक रिसीवर लगा होता है और ये जो रिसीवर है वो बता देता है कि चट्टान कितनी दूरी में है, और इस प्रकार से इस पनडुब्बी को क्या मिल जाती है, पनडुब्बी जो है अपना रास्ता अच्छी तरीके से तय कर लेता है। ठीक है, आप सभी आ चुके हैं लगभग। गुड इवनिंग। हाय मोहित, अश्विनी, आशीष, सुहानी। तो चलिए आज का टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे, कल हम रडार सोनार बात कर चुके थे, आज हम बात करेंगे रडार। आखिर रडार है क्या और इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। देखो, रडार की जहां तक बात करते हैं तो जो रडार है वो एक प्रकार की क्या है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम होता है जो रेडियो वेव्स का यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट की रेंज, एंगल और वेलोसिटी को पता कर सकता है। तो रडार का फुल फॉर्म क्या है, कोई बताएगा मुझे? रडार का कोई फुल फॉर्म मुझे बताए। ठीक है, गुड इवनिंग मयूरी, शिव, शीतल। तो रडार क्या है, बेसिकली एक वस्तु पहचान की प्रणाली है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने की जो प्रणाली होती है उसे हम रडार कह सकते हैं। और यह क्या करती है कि किसी भी वस्तु की सीमा, मतलब जो रेंज होगी, ठीक है, या उसका एंगल कौन होगा, या जो वेलोसिटी होगी, ठीक है, वो कितनी दूरी, मतलब हमारी तरफ कितने रफ्तार के साथ आ रही है, उसकी रेंज क्या है, उसका एंगल क्या है, वो सारा का सारा जो है रडार बता सकती है। ठीक है, रडार क्या करती है, ध्यान दीजिएगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग करती है, रेडियो वेव्स का यूज करती है, जबकि सोनार जो है वो साउंड फ्रीक्वेंसी का उपयोग करती है। अब रडार का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो इसका उपयोग विमान यानी कि एयरक्राफ्ट, इट कैन बी यूज टू डिटेक्ट एयरक्राफ्ट, शिप, स्पेसक्राफ्ट, गाइडेड मिसाइल, मोटर व्हीकल,
वेदर फॉर्मेशन एंड टेरिटरी। मतलब आप बोल सकते हो कि इसका उपयोग जो है बहुत जगह पे किया जाता है। क्या, पहले तो विमान को पता करने में, जितने भी जहाज है उसे पता करने में, अंतरिक्ष यान की जब बात करें उसे पता करने में, जो भी मिसाइल्स होते हैं उनको पता करने में, जितने भी मोटर वाहन है उसके पता करने में, और साथ ही मौसम की जो सूचनाएं होती हैं और जो इलाके होते हैं उनको पता करने में रडार की जो भूमिका होती है वो महत्वपूर्ण होती है। आप सिंपल सा ये समझो, ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने एक ये लाइन बना ली, ये रही ये है जल, ठीक है, और ये लाइन में बना देता हूँ, ये जल इसके ऊपर, ये बोल सकते हो लैंड, या फिर एयर बोल दो, और ये वाटर बोल दो। तो एयर के अंदर में जो काम करती है उसे क्या बोलते हैं, रडार कहते हैं, और पानी के नीचे जो काम करती है उसे क्या बोलते हैं, हम सोनार कहते हैं। जो रडार है वो क्या यूज करती है, रेडियो वेव्स का यूज करती है, और जो सोनार है वो क्या करती है, साउंड वेव का यूज करती है, साउंड वेव का यूज करती है, ठीक है। तो यानी कि रडार और सोनार में तो आपको फर्क पता चल गया कि दोनों का जो काम है वो क्या है, ऑब्जेक्ट डिटेक्टिंग सिस्टम है। मतलब ये दोनों का दोनों का कार्य है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने का है। इस बात को ध्यान रखिए। सर आपकी क्लास की टाइमिंग चेंज हो गई क्या? हाँ, इस बार जो है क्लास की टाइमिंग चेंज हो गई, इस बार 4:30 से 6 बजे के बीच में। जो पहले क्लास थी वो कितनी बजे थी, वो 3 बजे थी, ठीक है। तो ये रडार का काम तो आपको समझ में आ गया। अब बहुत सारे रडार हैं हमारे पास जिसके बारे में बात करेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन से रडार हमारे पास है जो हम यूज कर सकते हैं। पहला जो रडार बोल सकते हो वो है पहला 3D रडार। देखो नाम से पता चल रहा है कि 3D, यानी कि ये जो रडार है कोई भी इंफॉर्मेशन जो देता है वो 3 डायमेंशन में देता है, जबकि 2D की जब बात करें तो क्या होता है, जो 2D रडार होता है वो 2D रडार 2 डायमेंशन में केवल और केवल अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो देगा, जबकि 3D रडार जो है वो क्या करता है, 3 डायमेंशन में अपनी इंफॉर्मेशन को देता है। गाइस इसका उपयोग भी हम क्या करते हैं, मौसम की निगरानी, वायु रक्षा और निगरानी में शामिल है। देखो सबसे पहली बात तो रडार का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कौन कौन यूज करती है। रडार का उपयोग तीनों सेनाएं करती हैं, चाहे वो अगर आप एयर की बात कर लो, चाहे लैंड की बात कर लो, या वाटर की बात कर लो, ठीक है। सबके पास अपना अपना स्पेशल रडार होता है। रडार का काम दुश्मनों के जहाजों, दुश्मनों के एयरक्राफ्ट या मिसाइलों को पता करने के लिए किया जाता है। तो अगर 2D रडार की बात करें तो 2D का मतलब समझ में आ रहा है ना, 2D 2 डायमेंशनल, और 3D। तो ये जो 3D रडार की जो बात करें, सबसे पहले बात तो ये क्या करता है, कलर ऑब्जेक्ट है, मतलब जो इमेजेस होती हैं उनकी वो कलर में कर देता है, और साथ में क्या कर देता है, थैंक यू सर, आप जो लिख रहे हैं वो जो नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ वो दिखाई नहीं दे रहा है। चलो चलो अब दिखाई देगा, ठीक है, क्लियर है। चलो चलो ठीक है, अब दिखाई देगा। तो ये जो रडार की जब हम बात कर रहे थे, कहा था मैं कि 3D रडार की बात करें तो 2D रडार से एडवांस होता है ये 3D रडार, और इसका उपयोग जो है हम बहुत सारी मिसाइल्स में भी कर रहे हैं। इसके अलावा है BFSR, BFSR रडार। देखो इसका पूरा नाम क्या है, बैटलफील्ड सर्विलांस रडार, शॉर्ट रेंज इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। अभी ध्यान दीजिएगा, इसके अगर हम बात करें कि ये जो BFSR रडार है वो क्या है। देखो BFSR रडार एक अत्याधुनिक लाइट वेट, ठीक है, मैन पोर्टेबल, बैटरी संचालित या बैटरी चलित इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट रेंज बैटलफील्ड सर्विलांस रडार है, जिसे DRDO द्वारा घुसपैठ के खिलाफ हर मौसम में निगरानी प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। वैसे तो रडार की जब हम बात करते हैं बच्चे, तो रडार एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स यूनिट होता है, एक सिस्टम होता है जिसके अंतर्गत एक बहुत बड़ा एक एंटीना होता है, उसके बाद उसके जो उसको कंट्रोल करने के लिए जितनी भी मशीनरी की जरूरत होती है वो होती है। बट जो DRDO है उन्होंने एक बहुत ही कंफर्टेबल एक छोटा सा रडार बनाया है, जैसे आप ये देख रहे हो BFSR रडार, ठीक है। ये एक बहुत ही मतलब बहुत ही एडवांस रडार बोल सकते हो, लाइट वेट है। लाइट वेट होने के कारण क्या कर सकते हैं कि इसमें जो जवान है वो अपने कंधे पे भी लटका करके इस रडार को चल सकता है, ठीक है। और ये जो है मैन पोर्टेबल बैटरी चलित है, मतलब इसको जो पावर देंगे हम क्या करेंगे, उसको पावर देने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, एक बैटरी होगी।
अब इसका उपयोग जैसे कि कहाँ पे, घुसपैठ को रोकने के लिए। देखो घुसपैठ रोकने का मतलब अगर हम बात करें जंगलों की बात करें या फिर ऐसे इलाके जहाँ पे नक्सलवाद बहुत ज्यादा है, ऐसे इलाकों में जितने भी जो घुसपैठी होते हैं वो जंगल झाड़ियों में छुप जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में अगर ये जो रडार होगा हमारे पास, तो ये क्या कर सकता है कि किसी भी दुश्मन के छुपे होने की जानकारी आसानी से दे सकता है, ठीक है। हालांकि इसे हम पार्क में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी जगह पे जहां पे क्या है कि छुपना आसान होता है, ऐसी जगह पे इस रडार के द्वारा हम उनको आसानी से पकड़ सकते हैं। और ये अच्छी बात क्या है कि ये हर मौसम में काम करने के लिए क्या है, सक्षम है। ऐसा नहीं है कि इसे मतलब नक्सलवाद जो भी एरिया है वहां पे कर सकते हैं, जितने जहां भी बॉर्डर एरियाज हैं, ठीक है, वहां पर भी जो होगा इसका उपयोग हम कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो रडार होगा वो आप क्या हो, एक कंप्यूटर से क्या होगा, मतलब अटैच होगा, तो इंटरनेट से भी अटैच होगा। इससे हम क्या कर सकते हैं, जितने भी आला अफसर होंगे वो दूर बैठे भी क्या कर सकते हैं, इसे ऑपरेट कर सकेंगे, ठीक है। BFSR का फुल फॉर्म क्या होता है बताए तो बच्चे, इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है क्या, बैटल फील्ड सर्विलांस रडार। बेसिकली सर्विलांस यानी कि निगरानी करने के लिए इस रडार का उपयोग करते हैं। सर दिस क्लास इज फॉर द OTA, मतलब UPSC है बच्चे, UPSC के लिए क्लास है, ठीक है जी बिल्कुल। आ गए सारे के सारे बच्चे जो भी देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। तो ये जो है BFSR की एक क्या है, छोटी सी परिभाषा है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस। देखो ये अगर हम बात करें कि ये जो रडार है ये क्या कर सकता है, द रडार डिटेक्ट ट्रैक एंड एड एंड क्लासिफाइंग मूविंग टारगेट, यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यानी कि गतिमान लक्ष्यों को वर्गीकृत करने में पता लगाता है, ट्रैक करता है और सहायता करता है। यानी कि मान लो कि कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है, तो वैसे तो अगर रडार की जब बात करें तो रडार तो यही काम ही करता है। देखो सिंपल सी बात करें कि रडार से किस तरीके से मतलब कैसे कनेक्ट करता है, देखो मैं बताऊं। जैसे ये एक मॉनिटर है, ठीक है, ये मॉनिटर है, और ये मान लो यहाँ पे ये जो रडार है, ये रडार है। तो ये जैसे अगर रडार होगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मान लो आता है, जैसे मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट में बना लेता हूँ, ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा कि जो रडार होगा, जैसे ये रडार जो है ये क्या करता है, ये सिग्नल भेजता है। देखो रेडियो फ्रिक्वेंसी होगा, तो अब ये रेडियो फ्रिक्वेंसी चारों तरफ भेज रहा है, ठीक है, चारों तरफ भेज रहा है। तो अब क्या होगा कि ये जब इस ये जो ऑब्जेक्ट देख लो, अगर इस ऑब्जेक्ट के साथ क्या होता है कि ये रेडियो फ्रिक्वेंसी टकराती है, तो टकरा करके क्या होती है, वापस आने लगती है। तो जब वापस आने लगती है, ठीक है, तो वापस आने लगती है, तो ये रडार जो है, इसे पता चल जाता है कि इसने चारों तरफ रेडियो फ्रिक्वेंसी भेजी है, बट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, है ना, किसी से टकरा के वापस आ रही है। तो ये इसके अंदर में कुछ इक्विपमेंट लगे होते हैं जो क्या करता है कि इस डिस्टेंस को मेजर कर लेता है कि ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, और डिस्टेंस मेजर करने के बाद जो होगा, जो मॉनिटर होगा, जैसे ये रडार बोल दिया मैंने आपको, ठीक है, ये जो आपका मॉनिटर देख रहे हो यहाँ पे, इस मॉनिटर में ये डिस्प्ले कर देता है कि कोई भी वस्तु जो गतिमान है वो किस किस डायरेक्शन से आ रही है, दूरी कितनी है ना, ये सारी चीजें बता सकता है। सर वेयर कैन पुट रडार, सभी जगह कर सकते हैं बच्चे, इसमें ये कहीं भी कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक स्पेशल जगह पे करेंगे, ठीक है। अभी गाइस अगर देखा जाए कि रडार, ये तो रडार की बात बोली मैंने, तो अभी करंट न्यूज है क्या कि न्यू डॉपलर रडार इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जो है एक नए जो है डॉपलर रडार को मतलब लगाने की मंजूरी दे दी गई है। हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD, फुल फॉर्म क्या है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, ने घोषणा की है कि वह 2021 में मुंबई सहित महाराष्ट्र में 7 नए डॉपलर रडार स्थापित करेगा। ध्यान दीजिएगा, अब यही जो है, भाई रडार से तो क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएंगे ना कि रडार क्या होता है, या रडार कौन कौन से होते हैं, या किस प्रकार से काम करता है। वो करंट से रिलेटेड कोई भी चीज पूछता है। जैसे अभी एक नए आपने रडार का नाम सुना है, जिसका नाम बोला मैंने, डॉपलर रडार। ये डॉपलर रडार क्या होता है मैं आपको पहले आगे बताता हूँ, लेकिन इससे पहले सुन लो कि ये अभी एक कौन सी न्यूज है जो आपको अपने नोटबुक में नोट करनी है, ठीक है।
तो हाल ही में क्या बोला मैंने कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने क्या किया, घोषणा किया कि वो 2021 में मुंबई सहित महाराष्ट्र में पूरे के पूरे महाराष्ट्र में इंक्लूडिंग मुंबई में 7 नए डॉपलर रडार जो होगा वो स्थापित करेगा। जनवरी 2021 की बात करें, ये इसी साल केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री यूनियन मिनिस्ट्री फॉर अर्थ साइंस, ठीक है, ने हिमालय पर मौसम परिवर्तन की बारीकी से निगरानी करने के लिए स्वदेशी रूप से निर्मित 10 में से 2 एक्स बैंड डॉपलर वेदर रडार को चालू किया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मुंबई में तो हम अभी लगाएंगे, लेकिन 2021 की बात करें तो किसमें, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने क्या किया, हिमालय पर। आपको पता है कि हिमालय में जो मौसम की घटनाएं होती हैं वो हमेशा चेंजेस होती रहती है, और वहां के मौसम को क्या करने के लिए, मतलब पता करने के लिए हमें एक उत्तम और एक एडवांस रडार की आवश्यकता होगी, जिसमें से 10 रडार लगाए जाने की वहां बात थी, लेकिन 10 में से 2 एक्स बैंड डॉपलर जो वेदर रडार है उसे लॉन्च कर दिया गया है, उसे चालू कर दिया गया है, उसकी सर्विस जो हम ले रहे हैं। अब यहाँ पे 2 चीज और जाननी है आपको। क्या, पहला तो क्या एक्स बैंड डॉपलर क्या होता है सर, एक्स बैंड बेसिकली क्या होता है, क्या एक्स बैंड के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, और दूसरा क्या डॉपलर वेदर रडार, तो ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। सर वेब पहुंचने की भी कोई लिमिट होती है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। किस रडार को मंजूरी दी गई है हाल ही में, वही तो बता रहा हूं उसमें, देखो तो बच्चे, सुनो तो, ठीक है। नेक्स्ट देखो कि भाई अलग अलग आवृत्तियों के डॉपलर रडार जो जिसको इसकी अलग अलग है, अलग अलग का मतलब जिसमें एस बैंड, सी बैंड और एक्स बैंड का उपयोग आमतौर पर आईएमडी द्वारा लगभग 500 किलोमीटर के कवरेज क्षेत्र में मौसम प्रणालियों यानी कि वेदर सिस्टम, दूसरा क्लाउड बैंड, और उसके बाद गेज वर्षा यानी कि गेज रेनफॉल गति का पता लगाने और ट्रैक करने के लिए किया जाता है। फिर से ध्यान दीजिएगा कि डॉपलर रडार की जब हम बात करें तो डॉपलर रडार दुश्मन के लिए नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि जो मैं नॉर्मल रडार की जो बात कर रहा था, जो 3D रडार है या फिर आपका जाके जो बीएसएफ रडार की बात कर रहा था, तो वो जो रडार है बीएफ रडार जो है वो क्या है कि किसी भी दुश्मन का पता लगाने या दुश्मन के किसी भी ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए किया जा रहा था। लेकिन ये जो डॉपलर रडार है इसका उपयोग मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए, ठीक है, किया जाता है। मौसम की भविष्यवाणी का मतलब कि मौसम जो भी वेदर सिस्टम है, चाहे बारिश हो रही हो, तेज हवाएं चल रही हो, ठीक है, बादल फटने की घटना हो, क्लाउड बैंड हो या तेज वर्षा जो हो, इस प्रकार की गतिविधियों को पता करने के लिए किया जाता है या ट्रैक करने के लिए किया जाता है। तो जो डॉपलर रडार की जो हम बात करें तो डॉपलर रडार में कुछ विभिन्न प्रकार के बैंड का उपयोग किया जाता है, जिसमें अलग अलग प्रकार के बैंड होते हैं, जिसमें पहला बैंड कौन सा है, एस बैंड, दूसरा कौन सा है, सी बैंड, और उसके बाद कौन सा है, एक्स बैंड, ठीक है। ये सारे के सारे बैंड क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है? चलो अभी देखो आगे करते हैं कि क्या क्या चीज है। सो गाइस, मुंबई के ऊपर 4 एक्स बैंड और एक सी बैंड रडार तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा रत्नागिरी को एक नया सी बैंड और बेंगलुरु को एक एक्स बैंड रडार मिलेगा, जिसमें से प्रत्येक कई उद्देश्यों के लिए काम करेगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं क्या बता रहा हूँ कि जो मुंबई में 4 एक्स बैंड, मुंबई में जो भी हम सारा का सारा जो महाराष्ट्र में लगाने वाले हैं न्यू डॉपलर रडार, उसमें से क्या मुंबई के ऊपर कितने 4 एक्स बैंड के होंगे, एक सी बैंड रडार होगा, ठीक है, यानी कि 4 और 1 5 हो गया। इसके अलावा रत्नागिरी को एक सी बैंड और बेंगलुरु को एक एक्स बैंड रडार मिलेगा, मतलब मिलेगा जैसे इसके वहां पे हम इस रडार को लगाएंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल मयूरी, की रडार से मौसम का पता भी लगाया जा सकता है। मौसम का मतलब कि बादल कितनी हो रही, बादल मतलब बादल कहीं बादल होगी कि नहीं, वहां पे ओले पड़ेंगे कि नहीं, मतलब ये सारे जितनी भी घटनाएं होती हैं वेदर को लेकर के हम रडार के द्वारा पता कर सकते हैं। लेकिन देखो, रडार के द्वारा पता करना जरूरी होती है, हालांकि यहाँ पे मैंने बोला बादल फटने की घटना को क्या रडार के द्वारा पता लगाया जा सकता है, तो ये रडार के द्वारा पता नहीं लगाया जा सकता। ध्यान रखना कि बादल कहाँ फटेगा। हाँ, ये जरूर पता लगा सकता है कि बादल जो है कहाँ पे डेंस है, कहाँ पे बहुत तेज बारिश होगी। एग्जैक्टली अभी हाल ही में एक जगह पे बहुत तेज बादल फटी है, जिसकी वजह से काफी नुकसान भी हुआ है।
सर ये कहाँ पे लगाया गया है रडार को, डॉपलर रडार को? यही तो बता रहा हूँ बच्चे कि ये मुंबई, रत्नागिरी और आपका जो कि बेंगलुरु में लगाने की बात चल रही है। ठीक है। देखो डॉपलर रडार आखिर होता क्या? सब मोबाइल डाउन डाउन की वजह से आजकल क्लास, मोबाइल डाउन की वजह से आज कल क्लास नहीं ले रहा, कोई बात नहीं। वाचिंग फ्रॉम जयपुर, ओके। लाइटिंग का पता लगाए, हाँ लगाया जा सकता। लाइटिंग का पता कैसे लगा सकते हैं? देखो डॉपलर रडार, डॉपलर इफेक्ट के बारे में तो आपने सुना होगा, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा डॉपलर के बारे में। तो देखो डॉपलर रडार बेसिकली क्या है कि यह एक विशेष प्रकार का रडार होता है जो दूरी पर वस्तुओं के बारे में वेग डेटा उत्पन्न करने के लिए डॉपलर प्रभाव का उपयोग करता है। डॉपलर प्रभाव का मतलब समझ में आ गया? वही जैसे एक मान लो, डॉपलर के बारे में तो आपको पता ही होगा। जैसे ये देखो एक रडार है, रडार ने क्या किया, इसने ट्रांसमिट कर रहे हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ये छोड़ रही है। छोड़ने के बाद जैसे ये रडार है कि है, ये रडार है। अब कहीं भी अगर बारिश होती है तो ये बारिश हो रही है, तो ये जो आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ये वेव्स क्या कर रही, बारिश से टकराती हैं, और टकराने के बाद इसका इको वापस आता है किसके पास, रडार के पास। तो पता चल जाता है कि कहाँ पे बारिश हो रही है। हाँ, तेज तेज से बारिश हो रही है या धीरे हो रही है, ये भी पता लगाया जा सकता है इस इको की वजह से, कि इको की जो फ्रिक्वेंसी है वो कितने स्ट्रांग है या नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये जो रडार है, देखो वैसे तो अगर देखा जाए तो रडार बहुत तरीके के होते हैं। 360 डायमेंशन का भी रीडर होता है या फिर एक सिंगल डायरेक्शन में भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है रडार की क्वालिटी के ऊपर या अलग अलग रडार के ऊपर। तो यहाँ पे आप इस फिगर में देख रहे होगे कि ये क्या कर रहा है, रडार क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छोड़ रहा है। जैसे ही वेव छोड़ा, छोड़ने के बाद क्या हुआ, अगर यहाँ बारिश हो रही है तो बारिश से टकरा कर वापस आ रहा है, तो रडार को पता चल जाता है कि कहाँ, मतलब जहाँ पे रडार स्थापित है वहां से कितनी दूरी पर बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये है आपका डॉपलर इफेक्ट रडार। अब देखो अगर हम बात करें डॉपलर रडार में, तो डॉपलर रडार में जो वेवलेंथ होती है उसके आधार पर हम कई अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ डॉपलर रडार की बात करें तो डॉपलर रडार कैन बी डिवाइडेड टू several different category according to wavelength which are L, S, C, X और K। यानी कि रडार की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर अलग अलग तरंगदैर्घ्य के कई रडार हैं। ठीक है, अलग अलग श्रेणियों में बांट सकते हैं। इसमें पहला कौन सा है, L, S, C, X और K। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो सारे के सारे जो हैं आपके थोड़ा दूर पे क्वेश्चन, साहिबगंज, क्या, साहिबगंज। रडार को पहली बार किसने बनाया था, रडार को पहली बार किसने बनाया था, ये तो देखो मुझे भी नहीं पता कि क्या है, तो नेट पे आसानी से मिल जाएगा बच्चे। ये सब एसएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन अच्छा है कि इसने बनाया था, एक बार आप नेट पे देख लेना और मुझे बता दो। तो ये अलग अलग बैंड पे है, तो अब अलग अलग बैंड का काम जो होता है वो अलग अलग होता है। तो अब अलग अलग काम क्या क्या है थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि सर ये एल बैंड होता है क्या है, एस बैंड क्या होता है। तो देखो एक एक करके बात कर लेते हैं कि जो एक्स बैंड रडार है, कौन सा, ये जो एक्स बैंड रडार होता है, ये कितना, ये 2.5 से 4 सेमी की तरंगदैर्घ्य और 8 से 12 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति पर संचालित होता है। ठीक है, it operates and on a it operates on a wavelength of 2.5 and 4 सेंटीमीटर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 8 से लेकर के 12 गीगाहर्ट्ज तक। ठीक है, छोटे तरंगदैर्घ्य के कारण, ये जो तरंगदैर्घ्य ये काफी छोटा है, इस छोटे तरंगदैर्घ्य के कारण एक्स बैंड रडार अधिक संवेदनशील होता है और छोटे कणों का पता लगा सकता है। अगर मान लो बारिश बहुत तेज नहीं हो रही है, छोटी छोटी बूंदों पे भी अगर बारिश हो रही है, छोटे छोटे मतलब कम बारिश भी हो रही है, तो भी एक्स बैंड क्या कर सकता है, बारिश का पता लगा सकता है। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग गरज और बिजली गिरने का पता लगाने के लिए कर सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है? ठीक है, तो एक्स बैंड का उपयोग कहाँ कर सकते हैं, थंडरस्टॉर्म, गरज और कहाँ पे बिजली गिर रही है वो पता लगाया जा सकता है इस एक्स बैंड के कारण। तो ये ये जो गरज की बात करें कोई इतना आसान नहीं है, बिजली कहाँ गिरी है उसका पता लगाना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है तो हम क्या कर सकते हैं, पता
लगा सकते हैं कि बिजली कहाँ गिरने वाली है या कहाँ गिर रही है और कहाँ पे क्या हो रहा है, गरज आ रही है। तो आप बोल सकते हो कि एक्स बैंड जो ये रडार है ये काफी महत्वपूर्ण रडार है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सी बैंड रडार। देखो सी बैंड रडार की बात करें तो ये क्या है, फोर, इसकी जो वेवलेंथ की बात करें आप यहाँ पे भी, या 4 से लेकर 8 सेमी की तरंग है और 4 से 8 गीगा हर्ट्ज की आवृत्ति पर संचालित होता है। यानी कि इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 4 से लेकर 8 गीगा हर्ट्ज है और 4 से लेकर 8 सेंटीमीटर वेवलेंथ पे काम करता है। ठीक है, क्या लिखा है हिमांशु राज, क्या करना है बताएं सर? रैन का पता लगा, हाँ वही तो बता रहा हूँ, सुनो तो सही, बारिश का पता भी लगा सकता है। ठीक है, और तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति के कारण जो है डिस्क का आकार बहुत बड़ा होने की आवश्यकता नहीं है। इसका जो डिस्क होता है वो मतलब बड़ा नहीं होता है। और ये क्या कर सकता है, जो साइक्लोन ट्रैकिंग है, ठीक है, उसके समय में मार्गदर्शन प्राप्त करता है या मार्गदर्शन देता है, गाइड करता है। जो साइक्लोन है वो किधर से किधर जा रहा है उसके बारे में ये अच्छी तरीके से पता लगा सकता है। ठीक है, आप भाई बारिश हो रही है, गरज हो रही है, मतलब बारिश नहीं हो रही, मतलब मान लो कहीं पे क्या हो रही है, गरज समझ रहे हो, गरज का मतलब बादल, लाइटिंग हो रही है, आवाज गड़गड़ कर रही है। साइक्लोन मान लो कभी अगर कहीं आ रहा है, किधर साइक्लोन जा रहा है, ये सब का सब जो है ये सी बैंड जो है, मतलब ये सारे के सारे चीजों को रडार पता कर सकता है, बट अलग अलग प्रकार के रडार जो होगा वो। सर लाइटिंग गिरने का क्या कारण है? लाइटिंग गिरने का भाई बच्चों कारण तो सिंपल सा है, जब बादल आपस में टकराते हैं तब उससे। बट जो ये जो लाइटिंग वाला है, ये जो बारिश का जो है, वो आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आपको सर बताएंगे कि बारिश क्यों होती है, ठीक है, बिजली क्यों कड़कती है, ये सब ज्योग्राफी वाले सर अच्छे तरीके से बताएंगे। और एक बार उनसे भी क्वेश्चन आप पूछना। सर साउंड स्लो आ रहा है, आई डोंट थिंक सो कि साउंड स्लो है, लेकिन फिर भी क्या साउंड मेरी स्लो है? क्या साउंड काफी स्लो आ रही है? ठीक है, तो ये जो देख रहे हो ये आपका सी बैंड रडार की बात कर रहा था। फिर आ जाओ एक्स बैंड। एक्स बैंड रडार की जब हम बात करते हैं तो ये क्या है, 8 से लेकर के 15 सेंटीमीटर की तरंगदैर्घ्य और 2.4 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति पर संचालित होता है और इन्हें जो है निकट और दूर के मौसम के अवलोकन के लिए उपयोगी बनाता है। मतलब आप बोल सकते हो कि दिस मेक दैम यूजफुल फॉर नियर और फार रेंज वेदर ऑब्जर्वेशन। नो प्रॉब्लम, ठीक है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, समझ में आया। तो एस बैंड क्या है रडार, और एक्स बैंड क्या है, सी बैंड क्या है, ये अपने नोट्स में डाल लेना है। एक चीज और ध्यान रखना कि जो मैं रडार बता रहा हूँ, एक बार याद होगा मैंने बताया था आपको ट्रांसपोंडर्स के बारे में, वहां पे भी एस बैंड ट्रांसपोंडर, के यू ट्रांसपोंडर होता है, ये अलग है उससे। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये रडार हो गया। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट किसके बारे में, कुछ करंट की बात कर सकते हैं बोलोगे तो, QRSAM के बारे में, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। अब जो हम बात करने वाले, मतलब देखा जाए तो डिफेंस टेक्नोलॉजी में मुझे जितना बताना है टॉपिक में बता चुका, ठीक है। अब थोड़ा बहुत करंट ले लेते हैं, मतलब और भी क्या क्या चीजें हैं जो डिफेंस से लेकर रिलेटेड, जो डिफेंस से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो अभी ये बताओ कि जो रडार समझ में आया कि नहीं आया, और अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो यार। देखो अगर हम बात करें क्या है आपका QRSAM, तो DRDO ने स्वदेश में विकसित त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। कहाँ पे, ओडिशा तट से दूर एक परीक्षण से। यानी कि DRDO ने अभी हाल क्या क्या है, एक टेस्ट फ्लाइट की, एक टेस्ट फायर किया है जो पूरी तरीके से भारत में क्या है, निर्मित है। और ये क्या है, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो भाई ये क्विक रिएक्शन का मतलब तुरंत, त्वरित बोल सकते हो, तुरंत प्रतिक्रिया करता है। और इसे क्या है, इसे आकाश मिसाइल रक्षा प्रणाली को बदलने के लिए विकसित किया गया है। और इसमें कितनी 360 डिग्री कवरेज है। ध्यान दीजिएगा गाइस कि जो आकाश हम बना रहे थे, आकाश किसके थ्रू बना रहे हैं हम, IGMDP, ये बता चुका हूं ना। IGMDP का मतलब इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत जो है हम आकाश मिसाइल को बना रहे हैं। जिस प्रकार से त्रिशूल को हमने क्या कर दिया, त्रिशूल को बनाना बंद कर दिया, अग्नि तो चलो हम बना रहे हैं, पृथ्वी को भी हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। ठीक उसी तरीके से जो आकाश मिसाइल है उसको रिप्लेस करने के लिए या फिर उस प्रणाली को बदलने के लिए हम क्या कर रहे हैं, नया बना रहे हैं। वो क्या होगा आपका जाकर के क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है।
ये जो होगा आकाश मिसाइल से काफी एडवांस होगा। ठीक है सर, रडार की खोज रॉनडेड वॉस्टन वॉट ने स्कॉटलैंड में, बिल्कुल सही। ये तभी ये सब कुछ फैक्ट जो क्वेश्चन होते हैं वो इजीली आप नेट से देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर पहले कम लाइटिंग गिरती थी किंतु अब ज्यादा बिजली गिरने लगी है, क्या क्लाइमेट चेंज का कुछ संबंध है? हाँ बिल्कुल बोल सकते हो, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि पहले कम बिजली गिरती थी और अब ज्यादा गिरती है। ठीक है, बट फिर भी ये क्वेश्चन जो होगा जब आप इन्वायरमेंट की क्लास करोगे, जो आपके ज्योग्राफी वाले सर है वो पढ़ाएंगे, तब उनसे पूछना। ठीक है, देखो अगर हम बात करें कि जो क्विक रिएक्शन सरफेस टू सेल जो ये मिसाइल्स होगी, इसमें कौन सा फ्यूल होगा, तो बच्चे ये जो फ्यूल का यूज करेगी ये ठोस ईंधन प्रणोदक का उपयोग करता है, यानी कि सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट का यूज करता है। आप में से कोई बताएगा कि मिसाइल में सॉलिड फ्यूल के रूप में हम कौन सा यूज करते हैं? और इसमें मार करने की जो एक से अधिक क्षमता के साथ क्या है, 25 से 30 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज है। यानी कि आप बोल सकते हो कि ये क्या कर सकता है, एक साथ मल्टीपल टारगेट को हिट कर सकता है। और ध्यान दीजिएगा कि ये सब इसकी जो खास बात क्या है कि इट इज कैपेबल ऑफ हिटिंग द लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यानी कि जो नीचे उड़ान जो भी उड़ रहे हैं उनको मारने में ये काफी सक्षम है। तो देखो अब ये यहाँ पे ये वर्ड मैंने यहाँ पे ये जो वर्ड यूज किया गया है, एक सेंटेंस जो है, इट इज कैपेबल ऑफ हिटिंग द लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, मतलब कि ये नीची उड़ान उड़ रहे किसी भी ऑब्जेक्ट को मारने में सक्षम है। तो क्यों, मतलब नीची उड़ान का मतलब यहाँ पे क्या? देखो जितने भी या मतलब जितने भी फाइटर प्लेन्स होंगे दुश्मन के, वो रडार से बचने के लिए क्या करेंगे, नीचे उड़ेंगे। अगर नीचे उड़ेंगे तो रडार के संपर्क में नहीं आ पाएंगे, अगर रडार के संपर्क में नहीं आएंगे तो क्या होगा कि वो हमें ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने एक ऐसी प्रणाली, हमने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जो नीचे उड़ान उड़े, क्योंकि नीचे जितने भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होंगे उन्हें मार पाना थोड़ा सा मुश्किल का काम भी बोल सकते हो। तो ये जो मिसाइल है वो उन फाइटर प्लेन या जेट प्लेन को मार गिराने में सक्षम होगा जो क्या हो रहे होंगे, मतलब लोअर ग्राउंड पे उड़ रहे होंगे। इज इट क्लियर? एचटी बिल्कुल सही कहा है, मयूरी सही कहा, एचटीबीपी हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन है ना, एचटीपीबी होगा वहां पे, क्या होगा, एचटीपीबी। फिर से सुनो, एचटीबीपी नहीं, एचटीपीबी हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। आपने सही कहा है, बट इसमें दो वर्ड थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। क्लियर है? इसको हम क्या बोलेंगे, एच हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। इसी तरीके से याद करना होगा, किसी भी मिसाइल के अंदर में जो सॉलिड फ्यूल होता है वो क्या होता है, एचटीपीबी, और लिक्विड की बात करें तो क्या होगा, अनसिमेट्रिकल डायमिथाइल हाइड्रोजन। ठीक है, अनसिमेट्रिकल डायमिथाइल हाइड्रोजन, बिल्कुल सही। तो ये समझ में आ गया QRSM क्या है, क्या QRSM समझ में आ गया? अगर आ गया तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, नाम सुना है आपको? अभी हाल ही में गाइस ध्यान दीजिएगा कि जो डीआरडीओ है, डीआरडीओ ने उड़ीसा तट पर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के हॉक 1 से स्वदेशी रूप से विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का कैप्टिव ऑफ रिलीज ट्रायल सफलतापूर्वक किया है। यानी कि डीआरडीओ ने एक विशेष प्रकार के एयरफील्ड वेपन, जिसको क्या बोलते हो, SAAW को लॉन्च किया है। अभी ध्यान दीजिएगा सर, डिफोरेस्टेशन की वजह से ज्यादा बिजली गिरती है, पहले ट्रीज पर गिरती थी अब उन्हें काट दिया। हाँ बिल्कुल सही है, देखो आपको पता भी है और आप मुझसे क्वेश्चन पूछो, क्या बात है। देखो ये क्या है एक्चुअली, स्मार्ट एयरफील्ड की बात करें तो वो क्या है, इसका भी हमने ये देख लो, ये एक फाइटर प्लेन बोल सकते हो, ये हवाक 1 है, इसी से हमने क्या किया है, स्मार्ट एयरफील्ड वेपन का उपयोग किया है। अब ये क्या है, देखो स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन जो है 125 किलोग्राम वर्ग का स्मार्ट हथियार है। समझ में आ रहा है, 125 किलोग्राम क्लास का स्मार्ट वेपन है जो जमीनी दुश्मन के हवाई क्षेत्र की संपत्ति, यानी कि जो भी आपका ग्राउंड एनिमी एयरफील्ड एसेट है, ग्राउंड मतलब कि जितने भी जो, जैसे हम अपनी बात करते हैं तो हमारे जितने भी वायुयान हैं, हमारे जितने भी वायुयान का मतलब एयरक्राफ्ट हैं, हवाई जहाज हैं, ठीक है, फाइटर प्लेन्स हैं, इन सभी को ट्रैक कहाँ से करते हैं, करेंगे तो जमीन से, कंट्रोल तो जमीन से करेंगे ना, जिससे रडार हो गया, या उड़ाने के लिए हमें हवाई पट्टी चाहिए,
तो ये जो स्मार्ट एयरफील्ड वेपन क्या है कि ये जो जमीनी दुश्मन की हवाई संपत्ति, यानी कि जमीनी दुश्मन का मतलब जो भी लैंड पे जितने भी हमारे दुश्मन होंगे उनके जो हवाई संपत्ति का मतलब जो भी एयरफील्ड एसेट है, जैसे आपका रडार हो गया, बंकर हो गया, टैक्सी ट्रैक हो गया, और जो रनवे आदि को 100 किलोमीटर की सीमा तक हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी कि इसका उपयोग जो करेंगे हम दुश्मन के जितने भी रडार होंगे या उनके ट्रैक की बात कर लो, या फिर जो भी वो क्या करेगा, मतलब जैसे कंट्रोल कमांड सिस्टम जो मिसाइल टेक्नोलॉजी को या फिर आयरन डोम को यूज करने के लिए किया जाता है, ये उसे खत्म करने के लिए करेगा। तो देखो स्मार्ट एंटी फील्ड और जो रुद्रम मिसाइल की जो बात कर रहे थे वो एक ही कैटेगरी के हैं। जो रुद्रम है वो भी क्या कर रहा है कि दुश्मन के जो रडार है उनको खत्म करने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए कर रहा है, और ये जो स्मार्ट एंटी एयरफील्ड सिस्टम क्या है, ये भी सेम ही काम कर रहा है, मतलब दोनों की कैटेगरी एक है। अब समझ में आ गया आपको कि ये जो काम कर रहा है, मतलब ये जो स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन और आप रुद्रम को किस तरीके से क्या करोगे, मतलब एक साथ रखोगे। समझ में आया? तो ये जो देख रहे हो आपके पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो इसी तरीके से करंट से रिलेटेड आएगा। क्लियर है? जो मैंने आपको पहले पढ़ाया, जो भी मतलब डिफेंस, जो भी अभी डिफेंस में मैंने आपको पढ़ाया, वो आपके नॉलेज को क्या करने के लिए, गेन करने के लिए, या फिर आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए मैंने बताया। अब इसी तरीके से आप समझ जाओगे ना स्मार्ट एंटी एयरफील्ड क्या है, रुद्रम है वो क्या है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट मिग 27। अच्छा, मिग 27 की बात करें तो ये हमारा बहुत ही पुराना है। इसे अब हमने क्या कर दिया, अपनी सेना से निष्कासित कर दिया, मतलब उसे हमने हटा दिया, अपनी सेवा से इसे निर्मित कर दिया है। ध्यान दीजिएगा गाइस, भारतीय वायुसेना ने मिग 27 के अपने बेड़े को सेवानिवृत्त किया, जिसे 1985 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। यानी कि जो मिग 27 है, ठीक है, जिसे हमने 1985 में क्या किया था, अपने भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स में हमने इसे रखा था, लेकिन अब हमने क्या कर दिया, इसे रिटायर कर दिया है। तो कारगिल युद्ध के दौरान जो है जेट की वरीयता के कारण, मतलब जब कारगिल युद्ध हो रहा था तो मिग 27 ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बाद जो वहां के जो वायुसेना के जो पायलट थे उन्होंने इसे बहादुर नाम दिया। तो बहादुर जो है मिग का दूसरा नाम बोल सकते हो, जिसे कारगिल युद्ध के बाद जो पायलट थे उन्होंने इनकी परफॉर्मेंस को देख करके किया। हालांकि अगर हम बात करें, हमारे पास मिग 29 अभी भी है, और अब हमें क्या करना है, मिग 29 को भी रिप्लेस करना है, क्योंकि बहुत सारे जो है एक्सीडेंट मिग 29 की वजह से हो रहे हैं। अभी हाल ही में एक फाइटर प्लेन जो है वो भी क्रैश हो गया, और अभिनंदन के बारे में तो आपको पता ही होगा। क्लियर है? तो मिग 27 को हमने निष्कासित कर दिया है, मतलब आप सेवानिवृत्त कर दिया है। अब तो मिग 29 की बारी है, और इन सभी के स्थान पे क्या होगा, कौन लेगा, वो जो तेजस हम मंगा रहे हैं या तेजस हम बना रहे हैं वो इसके स्थान लेगा, या फिर आप राफेल की बात करोगे तो वो इसका स्थान लेगा। सर अग्नि प्राइम में कूल क्या है, अग्नि प्राइम में कूल लॉन्चिंग की फैसिलिटी इंप्रूव की गई है, उसमें कौन सा गैस यूज किया गया है। गैस मतलब मैं समझा नहीं। अग्नि प्राइम एक अलग है, अग्नि प्राइम क्या है ये पहले समझ लो, या मैं आपको समझा दूंगा। देखो, अगर हम बात करें कि मिग 27 के बारे में और क्या चीजें हमें पता करनी है, तो ये एक प्रकार का क्या है, सिंगल इंजन सिंगल सीटर टैक्टिकल स्ट्राइक फाइट एयरक्राफ्ट है। ओके, और हम बात करें कि प्रारंभ में तत्कालीन सोवियत संघ में विकसित किया था, मतलब इसका जो निर्माण है, इसका जो डेवलपमेंट है, उसे सोवियत यूनियन में जो है विकसित किया था। बाद में जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने स्वदेशी रूप से इसे निर्मित किया था। ठीक है, और मिग 21 जो है, मिग 27 जो है मुख्य रूप से जमीन पर हमला करने वाला एक विमान है, मतलब एयर टू ग्राउंड जो है, या फिर ग्राउंड अटैक करने वाला एक एयरक्राफ्ट है, जिसकी मुख्य भूमिका दुश्मन की हवाई सुरक्षा से निपटने के दौरान युद्ध में सटीक हवाई हमले करना है। ठीक, तो चलो आपने अपने से बोल सकते हो कि जो भी फाइटर प्लेन उनका उसका मेन काम यही होता है ना, कि जब भी अगर युद्ध हो तो जो दुश्मन के ग्राउंड सिस्टम है उसको पूरी तरीके से तबाह कर देना। यानी कि जो भी दुश्मन के जितने भी टैंक हैं या फिर उनके जो भी बेड़े हैं, जो भी उनकी आर्मीज है, उन सबको बॉम्ब्स के द्वारा घायल करना,
तब ये तो हर एक फाइटर प्लेन का क्या है, एक मेन, मतलब इस मेन क्या बोल सकते हो आप, मेन काम है, मुख्य काम है सर, उड़ने के लिए जिससे कि मिसाइल्स में भरा हुआ है, विस्फोटक ब्लास्ट ना हो, उड़ने के लिए। मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा, आप कहना क्या चाह रहे हो कि कूल लॉन्चिंग में कूल लॉन्चिंग की फैसिलिटी इंप्रूव की गई है, जिसमें लॉन्च कौन सा गैस यूज किया गया है, मैं समझ नहीं रहा। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपका क्या आ गया, नेक्स्ट है एक प्रकार का सिप बोल सकते हो, वराहा। हाल ही में गाइस जो है भारतीय तट रक्षक जो है इंडियन कोस्टल गार्ड सिप कंपनी में, मतलब हाल ही में जो वर्षा को क्या किया गया है, भारत के जो नौसेना है उसमें शामिल किया गया है। ये जो है गाइस, ये भारतीय तटरक्षक बल की निगरानी और गश्त क्षमता को बढ़ाएगा और हमारे समुद्र के प्रहरी के रूप में अपनी भूमिका को सुदृढ़ करेगा। देखो मतलब क्या है, ये समझो पहले कि गाइस जिस प्रकार से पेट्रोलिंग जो है लैंड पे की जाती है, मतलब जमीन पे जिस प्रकार से पुलिस हो गया या आर्मी हो गया अपने बॉर्डर पे क्या करती है, पेट्रोलिंग करती है, गश्त करती है, तो ठीक उसी तरीके से जो हमारा जो इंटरनेशनल सी है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो सी है, या फिर हमारा जो सी लेवल है, हमारा जो सी बॉर्डर है, वहां पर भी गश्त करने के लिए एक नए प्रकार के शिप को क्या किया गया है, मतलब शामिल कर लिया गया है। ये क्या है आपका जो वराह की जब हम बात करें तो ये क्या करेगा कि ये जो इंटरनेशनल जो सी लाइन होगी, या आप बोल सकते हो कि हमारा जो बॉर्डर है, सी बॉर्डर है, वहां पे ये निगरानी करने का काम करेगी और किसी भी अनजान शिप को देखने पर, ठीक है, उससे पूछताछ करेगी। और मान लो कि अगर हमें ये पता चलता है कि वो जो शिप है या किसी भी तरीके से इनलीगल तरीके से हमारे वाटर बॉडी के अंदर में घुस रहा है, हमारे जल क्षेत्र में अगर वो घुस रहा है, तो यहाँ पे क्या करेगी, ये उसे वार्न करेगी। अगर वार्न करने पर भी वो नहीं मानती है, तो वो जो भी लीगल एक्शन है वो ये वराह ले सकती है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, गश्त करने के लिए है। ध्यान दीजिएगा गाइस कि ये जो भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्टल गार्ड के साथ 98 मीटर अपतटीय गश्ती जहाज की श्रृंखला में चौथा है। क्लियर है, तो एक प्रकार का शिप है जो पेट्रोलिंग करने का काम करेगा। बहुत ज्यादा डिटेल में इसके बारे में चर्चा नहीं करनी, लेकिन हाँ ये हमें पता करना है कि अभी हाल में हमने कौन कौन से शिप को लॉन्च किया है। ये पीटी के क्वेश्चंस काफी बन सकते हैं। अब इसे बनाने की बात की जाए तो ध्यान रखना है, इसे जो है लॉर्सन एंड टुब्रो, इसे लार्सन एंड टुब्रो द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। यहाँ पे उत्तरी चेन्नई में अपने कुल्लूपल्ली जहाज बिल्डिंग यार्ड पर। ये सारी चीजें थोड़ा थोड़ा जो आप डाल सकते हैं कि भाई वराहा को कहाँ पे बनाया गया है, उत्तरी चेन्नई में अपने कहाँ पे, कुट्टुपल्ली जहाज बिल्डिंग यार्ड पे। एक प्रकार का जहाज बनाने का क्या है, एक जगह है, ठीक है। और इसे बनाने वाली जो कंपनी है वो कौन है, लॉर्सन एंड ट्रूबो LNT, स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। सर मिसाइल के नीचे आग लगती है तो क्या आग लग मिसाइल लगती है तो आग के प्लेस पर गैस यूज किया गया है, ओके। वो गैस कौन सा है, मिसाइल को फ्लाइंग करने के लिए उसके लिए यूज किया गया अग्नि प्राइमर। चलो मैं देखता हूँ, मुझे नहीं पता ये क्या पूछ रहे हो आप, लेकिन फिर भी मैं अपने तरीके से देख के बताऊंगा, ठीक है। चलो, दूसरा इसी तरीके का एक और जहाज है जिसका नाम है हिमगिरी जहाज। ये सारे के सारे करंट के न्यूज हैं, आपको देखना है ये भी। हिमगिरी क्या है, हिमगिरी की जब बात करें तो नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 7A के तहत, ठीक है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग, ठीक है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा बनाए गए 3 स्टील्थ फ्रिगेट में से पहला है, ठीक है। 3 स्टील्थ फ्रिगेट में से पहला कौन सा है, हिमगिरी है, जिसे किसने बनाया है आपका जाकर के, गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स, ओके। प्रोजेक्ट 17A की बात की जाए तो प्रोजेक्ट 17A के तहत जो है 7 जहाज बनाए जा रहे हैं, ठीक है। 4 जहाज जो होगा वो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड तथा 3 जहाज GRSE में बनाए जा रहे हैं। इन जहाजों में रडार से बच निकलने की
तरकीब, अग्रणी स्वदेशी हथियार और अन्य सुधारों के साथ सेंसर फिट किया गया है। ध्यान दीजिएगा कि जो हिमगिरी की बात करें, इसे स्टिल फ्रिगेट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें स्टिल टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। स्टिल टेक्नोलॉजी एक प्रकार की ऐसी टेक्नोलॉजी है जो रडार के संपर्क में नहीं आती। स्टिल टेक्नोलॉजी की जब हम बात करें तो स्टिल टेक्नोलॉजी दो प्रकार से की जा सकती है। तो पहले जो प्रकार होता है, आप बोल सकते हो कि उस शिप का डिजाइन ही ऐसा बनाते हैं कि जो क्या करती है, रडार से आने वाले सिग्नल को, रेडियो वेव्स को, रेडियो तरंगों को, रेडियो फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, अलग अलग दिशाओं में मोड़ देता है, अलग अलग दिशाओं में परिवर्तित कर देता है, जिससे वो सिग्नल, जैसे मान लो ये जहाज की बात करें, देखो जैसे कि ये एक जहाज है, ठीक है, ये एक जहाज बना दिया मैंने। अब मैंने इसका डिजाइन इस तरीके से बनाया है कि जो ये जो रडार देख रहे हो, ये एक रडार है, ये रडार है। तो रडार अपना क्या करेगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी भेजेगा ना। जब ये रडार भेजता है ऐसे, तो आपको पता है ना कि अब ये वापस जो है टकरा के इको के पास, रडार के पास पहुंचेगा और चल जाएगा। लेकिन ये जो शिप क्या करेगा, ये जो स्टिल टेक्नोलॉजी की बात करें, जो हिमगरी है, वो या तो उसकी डिजाइन इस तरीके से बनाई होगी कि ये रडार के सिग्नल को अलग अलग दिशाओं में भेज देगा, मतलब इसे वापस परिवर्तित ना करके ये अलग अलग दिशाओं में भेज देगा। या फिर हम क्या करेंगे, इसमें एक अलग प्रकार के मटेरियल का यूज करेंगे, जो क्या करेगा कि ये जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है उसे क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने पर भी एब्जॉर्ब करेगा और उसे वापस नहीं भेजेगा। तो रडार के संपर्क में क्या होगा, ये जो हिमगरी होगी वो नहीं आएगी। तो ये दुश्मन के क्षेत्र में जाकर के या फिर दुश्मन के रडार से बच निकलने में काफी सक्षम होगा। इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हमने क्या किया कि ये स्टिल टेक्नोलॉजी के साथ साथ इसके अंदर में एडवांस, मतलब काफी अच्छे किस्म के हमने क्या किया, स्वदेशी वेपन का इस्तेमाल किया है। वेपन का मतलब कि इसमें बहुत सारी मशीन गन्स होंगी, इसमें क्या होगा, कुछ रॉकेट लॉन्चर होंगे, कुछ मिसाइल्स होंगे, जो क्या करेगा, हिमगिरी को एक प्रकार का पेट्रोलिंग के साथ साथ क्या करेगा, एक युद्धक, एक जहाज भी बोल सकते हैं उसको, बनाएगा। ठीक है, बताया तो स्टिल टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है। नेक्स्ट आ जाते हैं सबमरीन खंडेरी। नाम सुना है इसका। ये जो सबमरीन की बात करें तो ऐसे तो बहुत सारे सबमरीन हैं हमारे पास, बट ये सबमरीन जो है आपका खंडेरी सबमरीन क्यों मतलब अभी चर्चा में है। गाइस, खंडेरी की बात करें तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने दूसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी खंडेरी को भारतीय नौसेना को क्या करा है, सौंप दिया है, डिलीवरी कर दिया है। ध्यान दीजिएगा, हाल ही में अभी क्या है, नौसेना के पास जो है एक और पनडुब्बी आ चुकी है, सबमरीन आ चुकी है, जिसका नाम जो है वो खंडेरी है। ध्यान दीजिएगा कि पनडुब्बी क्या होती है। पनडुब्बी एक प्रकार का जहाज, एक प्रकार की शिप ही बोल सकते हो, जो पानी के ऊपर ना होकर के पानी के नीचे होती है। और इसके अंदर में जो न्यूक्लियर से चलने वाली, मतलब आप बोल सकते हो कि इसको जो ऊर्जा मिलती है वो न्यूक्लियर से मिलती है। न्यूक्लियर का मतलब इसमें जो अब ये एक ये जो सबमरीन है, एक चलता फिरता परमाणु बम है। अगर ये फट जाए तो बहुत सारा रिएक्शन जो होगा पानी में फैल जाएगा। ध्यान रखना कि ये जो पनडुब्बी होती है, ये एक बार जब नीचे चल जाए तो नीचे जाने के बाद कई कई महीनों, 6-6, 7-7, 8-8 महीनों के बाद ऊपर आती है। ठीक है, जितनी भी पनडुब्बी होती हैं वो पानी के नीचे गश्त लगाने के लिए, और सबसे ज्यादा जो है हमारी जितनी भी मिसाइल्स है, जो महत्वपूर्ण मिसाइल है, हम उसको इसी में रखते हैं। क्लियर है, न्यूक्लियर एनर्जी से ये जो है चलती है। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, बट अभी नहीं, बाद में। सो गाइस, अगर हम बात करें इस खंडेरी के बारे में, तो खंडेरी गाइस जो मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी का निर्माण जो है वो फ्रांस के नौसेना समूह से 3.7 अरब डॉलर के तो 2005 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण अनुबंध के तहत कर रहा है। यानी कि इसका जो ये निर्माण हो रहा है वो कौन कर रहा है, फ्रांस के नौसेना समूह का मतलब समझ में आ गया आपको कि इंडियन जो आपका जो है एक ट्रांसफर टेक्नोलॉजी नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस के अंडर में काम कर रहा है। ये मतलब इसका निर्माण किया जा रहा है खंडेरी। INS विक्रांत बताऊंगा, INS विक्रांत भी जो है वो क्यों चर्चा में है। गाइस, अगर हम बात करें कि खंडेरी, इसका जो नाम है खांदेरी, खांदेरी जो नाम है इसका, हिंद महासागर के एक
बहुत ही खतरनाक समुद्री शिकारी जो एक सौ मछली है उसी का नाम पर रखा गया है। सौ एक प्रकार की मछली है, ठीक है। उसका जो मुंह होता है, आगे जो मुंह बोल सकते हैं, वो काफी चौड़ा होता है, ठीक है। सौ मछली के नाम पे जो है इसका नाम रखा है खांदेरी। हाँ, ये पानी के अंदर से मिसाइल लॉन्च कर सकती है। बहुत सारे काम होते हैं इसके, बहुत सारे काम होते हैं इसके, ठीक है। पहली पर अगर बात करेगा इस पहली खांदेरी को, तो यह पहली जो पनडुब्बी खांदेरी जो है वो 6 दिसंबर 1968 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और 18 अक्टूबर 1989 को 20 से अधिक वर्षों के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया था। यानी कि जो खंडेरी है उसकी हमारे पास क्या है, बहुत सारी श्रृंखला है, ठीक है। ये देखो, ये सारी चीजें करंट है, ये पढ़ने में शायद आपको इंटरेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा मुझे नहीं पता, बट आपको ये सारी चीजें पढ़नी बहुत जरूरी है बच्चे। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये सारे के सारे करंट आपके पेपर में अगर आए तो क्वेश्चन नहीं छूटनी चाहिए। INS विराट की जब हम बात करें तो गाइस अभी जो है विराट, आपको पता होगा कि विराट जो है वो सेवानिवृत्त हो गया है, उसे हमने बेच भी दिया, मतलब उसे जो है बेच दिया गया था। बेचने के बाद इसे इसका जो है इसके अलग 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 पार्ट को काट करके इसका जो उसके लोहा है अन्य कामों में यूज करना था, ठीक है। लेकिन क्या इसका न्यूज क्या है इसमें एक बार देखो। जो अदालत है, जो कोर्ट है गाइस, कोर्ट ने गुजरात के अलंग यार्ड में जहाज को नष्ट करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश दिया था। 2021 की बात करें, देखो जो INS विराट है, ये जो विराट है ये क्या हो गया, ये सेवानिवृत्त हो गया और इसे एक प्राइवेट कंपनी को बेच दिया गया था, ठीक है। और बेचा मतलब एक जिसको कहते हैं ना कि वो करते हैं, मतलब नीलामी के थ्रू से बेच दिया गया था। और इस वाहन को जो है, मतलब विराट को जो है, गुजरात की एक कंपनी श्री राम समूह, ये जो श्री राम समूह है एक जहाज तोड़ने वाली जो कंपनी है, उसने एक बोली में खरीदा था। तो अब ये जो श्री राम समूह है इसने विराट को तो ले लिया, और विराट को लेने के बाद क्या किया, इसका 40% तक जो पार्ट है उसे काट करके क्या कर दिया, उसके लोहे को गला करके अलग अलग कंपनी को बेच दिया। या आप ये बोल सकते हो कि ये जो इसका जो लोहा है ये अन्य कामों में यूज होना था। लेकिन क्योंकि विराट की जब हम बात करें, विराट कितने सालों से सर्विस दे रहा था, इतने सालों से मतलब अपने सेवा को दिया, और कहीं ना कहीं विराट को नष्ट करना ये थोड़ा मतलब अच्छा सा नहीं था। तो लगा, बहुत लोगों ने ये कहा कि नहीं, इसे जो नष्ट किया जा रहा है, इसे जो तोड़ा जा रहा है, इससे अच्छा है कि इसे क्या किया जाए, इसे एक संग्रहालय में रख दिया जाए, म्यूजियम में रख दिया जाए, ताकि जितने भी लोग हैं वो इस विराट को देख सके, ठीक है। तो इसी की सुनवाई पर अदालत ने क्या कर दिया, जो अलंग यार्ड में इस जहाज को तोड़ने का काम चल रहा था, ठीक है, इसकी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। हालांकि रोक लगाने के बाद, जनवरी की बात है ये, रोक लगाने के बाद जो ये जो श्री राम समूह, जो श्री राम समूह कंपनी है, उन्होंने कहा कि भाई उसे रोजाना 5 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये कहाँ रखेंगे भाई, रखने के लिए तो जगह चाहिए। हाँ, विक्रांत मोटरसाइकिल बनाया था। हाँ, इस पे कोट वही बता रहा हूँ बच्चे। थैंक यू सो मच छाया। हाँ, सबमरीन के अंदर इंसान भी होते हैं, और इंसान क्या करते हैं, उस सबमरीन को चलाते हैं, ठीक है। ठीक है, कोर्ट में केस वही बता रहा हूँ कि अभी क्यों ये चर्चा में है। ये चर्चा था क्योंकि कोर्ट में जो है इसने मतलब तोड़ने पे से बैन कर दिया गया, तो इसलिए हो सकता है कि अभी ये फिर से चर्चा में आया, तो आपके पीसेस में क्वेश्चन इससे बन सकता है। अब एक बार थोड़ा सा विराट विराट के बारे में हम जान लेते हैं। गाइस, INS विराट को मूल रूप से HMS हर्मस के रूप में 18 नवंबर 1959 को ब्रिटिश नौसेना में तैनात किया गया था। आया समझ में? यानी इसका नाम पहले क्या था, HMS हर्मस, ठीक है। इस विमान वाहक पोत द्वारा वर्ष 1982 में फॉकलैंड द्वीप युद्ध में भाग लिया गया था। इनकी काफी पुराना है, ध्यान रखना। इसे 1959 में ब्रिटिश नौसेना में तैनात किया गया था, और इसने क्या किया, 1982 में फॉकलैंड द्वीप युद्ध में भाग लिया था। आप जितने भी हिस्ट्री वाले लोग होंगे, जितने हिस्ट्री वाले स्टूडेंट होंगे, उन्हें पता होगा कि ये फॉकलैंड द्वीप युद्ध क्या है, ठीक है। अब भारत की जब हम बात करें तो हमने क्या किया कि भारत द्वारा इस ब्रिटिश विमान वाहक पोत को
ठीक है, 1986 में खरीदा गया था। ठीक है, हमने इसे 1986 में खरीदा, यानी कि आज से 35 साल पहले, और इसे INS विराट के रूप में भारतीय नौसेना को मतलब सम्मिलित किया गया। मतलब भारतीय इंडियन आपके जाकर के जो नेवी है, इंडियन नेवी ने इसे क्या किया, 1986 में अपने बेड़े में शामिल कर दिया। हालांकि बहुत पुराना था, और देखा जाए तो INS विराट जो है विश्व में सबसे अधिक समय तक काम करने वाला एक युद्ध पोत है, यानी कि गिनीज ऑफ रिकॉर्ड्स की बात करें तो भी इसमें है। तो सोचो कि ये कितना पुराना है, मतलब पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में सबसे पुराना और सबसे ज्यादा काम करने वाला जो शिप है, जो आपका जाके एक बहुत बड़ा शिप ही बोलेंगे, वो है कौन है, INS विराट है। और अब जो है, क्योंकि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दिन तक काम किया है, तो इस तरीके से नष्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए कोर्ट में केस हो चुका है। ओके, नेक्स्ट जो है वो है क्या, भाभा कवच। ये सारे अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, सारे के सारे करंट है। ठीक है, डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात करें तो डिफेंस टेक्नोलॉजी मैंने बता दिया, और अब जो करंट में आपको किस तरीके से पढ़ना है वो आपको देख लो, इसी तरीके से पढ़ना है। समझ में आया? समझ में आ रहा? अच्छा ये बताओ, आज की क्लास समझ में आ रही नहीं आ रही भाई, ये तो बता दो। सर आज मेरी क्लास मिस हो गई क्योंकि मुझे फीवर था। ओह कोई बात नहीं, फीवर अभी फीवर नहीं होना चाहिए बच्चे, क्योंकि अभी फीवर का मतलब लोग समझ रहे हैं कि कोरोना है, बट कोई ना, मौसम चेंजेस भी हो रहे हैं, तो इस कारण से भी हो सकता है। बट आप आराम से दवा वाले मेडिसिन लें और ख्याल रखें अपना, है ना। ये बता दो बच्चों, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अगर आ रहा है तो बताएं, क्योंकि ये करंट है, इसी तरीके, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ ताकि आप अपने नोट्स में इस प्रकार के करंट को शामिल कर लेंगे। ठीक है, हरिकेश ने कहा यस, अरुण यस। वो वीडियो को लाइक लाइक करना मत भूलना। तो ये भाभा कवच बेसिकली क्या है, देखो। ठीक है, आ रहा है। सो गाइस, अगर हम बात करें कि भारत का जो पहला सबसे हल्का और स्वदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट जो है भाभा कवच, मतलब जो ये जो कवच है, बुलेट प्रूफ जैकेट, तो आपको पता होगा कि हम जैकेट क्यों पहनते हैं। जैकेट जो है वो दुश्मन की गोलियों से बचने के लिए पहना जाता है। तो आमतौर पे जितने भी सुरक्षा कवच होते हैं या जो बुलेट प्रूफ जैकेट होते हैं वो हैवी होते हैं, लेकिन भारत ने क्या किया है अभी, भाभा कवच के नाम से एक बुलेट प्रूफ जैकेट को बनाया है जो सबसे हल्का है। आया समझ में? और इसलिए जो है इसको आपको जाकर के आयुष जो बनाने वाली जो कंपनी है, आयुष फैक्ट्री बोर्ड को गृह मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है। यानी कि अब ये जो है आपके जो के जितने भी हमारे सैनिक हैं, चाहे वो बॉर्डर पे लड़ रहे हो या फिर आपके नक्सल क्षेत्र में जितने भी हमारे सैनिक हैं, जो जवान हैं, उन सबको जो है आने वाले समय में ये विशेष प्रकार का जो है भावा कवच दिया जाएगा। ठीक है, और ये जो भावा कवच होगा ये उनको गोलियों से काफी सुरक्षा प्रदान करेगा। अब इसे बनाया किसने है, तो देखो, अगर हम बात करें कि इसे बनाने का जो श्रेय है मधानी मधानी जो है हैदराबाद तेलंगाना में स्थित भारत में विशेष धातु और मिश्र धातु निर्माण से संबंधित एक केंद्र है। जो मधानी बेसिकली एक प्रकार का क्या है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग उपक्रम बोल सकते हो। ये क्या करता है, कहाँ पे है, ये हैदराबाद तेलंगाना में है, और इसका काम जो है वो क्या, मेटल यानी कि जो भी धातु बोल सकते हो या फिर उप धातु या मिश्र धातु को बनाने वाली क्या है, एक प्रकार की, मतलब एक फैसिलिटी, एक प्रकार की केंद्र है। ठीक है, और आयुष निर्माण बोर्ड जो है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स की जब बात करें, ये प्रकार का ये क्या है, एक और औद्योगिक संगठन है, एक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जो रक्षा उत्पाद विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। रक्षा मंत्रालय का कहाँ पे जो मेन सेक्टर कहाँ पे है, मतलब मेन मुख्यालय कहाँ पे है, वो कोलकाता में है। समझ में आया? हाँ, करंट अफेयर्स इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा वो है। अब अगर हम बात करेंगे इसकी, ये जैकेट क्या कर सकता है, तो देखो, ये जो जैकेट की बात करें तो ये 7.62 मिमी हार्ड स्टील कोर या AK-47 राइफल या 5.6 इंसास बुलेट से दागी गई गोलियों का सामना कर सकती है। भाई अभी तो अगर देखा जाए तो जितने भी आतंकवादी लोग हैं वो क्या यूज करते हैं, AK-47 या आपका जाके जो इंसास है वही तो यूज करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इससे जितनी भी जो बुलेट फायर की जाती है, चाहे वो 7.62 mm हो या फिर 5.6 mm हो,
उससे भी क्या होगा कि ये कवच सुरक्षा प्रदान करेगा ऐसा में। और हाल ही में गाइस एक सेल्फ लोडिंग राइफल SLR देखा ना आपने, SLR की जो है 7.65 मिमी की गोली जो होगी उसको भी निष्क्रिय कर दिया था। यानी कि जो भी आजकल आतंकवादी या फिर नक्सलवादी एडवांस प्रकार के मिसाइल का एडवांस प्रकार के बंदूकों का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें आपका इंसास है, आपका SLR है या फिर आपका AK-47 है, उससे जो भी गोलियां निकल रही है उससे भी ये जो भाभा कवच है वो क्या करता है, मतलब उसे गोली लगने नहीं देता, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, भाभा कवच की जो बात करें तो इसका वजन केवल कितना 9.2 किलोग्राम है, नहीं लगभग 9 किलोग्राम बोल सकते हो। और ये भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। मतलब जितने भी भारतीय आपका जो कि आर्म फोर्स होंगे उनके लिए ये जो भाभा कवच होगा ये एक मतलब एक क्या बोलूँ, एक जीवनदायी होगा। तो कहने का मतलब है कि जितनी भी टेक्नोलॉजी आ रही है, हम मिसाइल बना रहे लेकिन हम अपने जितने भी जवान हैं जो भी बॉर्डर पे लड़ रहे हैं उनके लिए इस प्रकार की टेक्नोलॉजी बनाना जो है वो काफी अच्छा है। क्योंकि आपको पता होगा कि मैं और आप हम आराम से बिना किसी टेंशन के क्या कर रहे हैं, हम अपने शहरों में काम कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है, हमें कम से कम जान का तो खतरा नहीं, लेकिन जो बॉर्डर पे जितने भी हमारे सैनिक होते हैं उनकी जो जान होती है वो मतलब समझ लो कि रोज के रोज रिन्यूअल होती है। ठीक है, जब वो जॉब पे जाते हैं, जब अपने बैरक से निकल के क्या करते हैं, गश्त करने जाते हैं, तो उन्हें जान का कोई भरोसा नहीं होता कि भाई कब कौन सी गोली निकल के उनकी जो जीवन लीला है वो नष्ट कर देगी। तो हमारे पास फिलहाल जितने बहुत सारे लोग की बात करें तो जितने भी आर्म फोर्स के लोग हैं वो तो अधिकतर देखा जाए तो क्या नहीं करते, मतलब उन्हें जो बुलेट प्रूफ जैकेट है वो तो मिलती नहीं, और अगर है भी तो बिल्कुल लो क्वालिटी का है, मतलब नॉर्मल गोली भी उन्हें भेज जाती है। लेकिन अगर भाभा कवच की बात करें तो ये बहुत ही अच्छा बुलेट प्रूफ जैकेट है, जो कि क्या AK-47, इंसास और SLR जैसे बंदूकों से निकली गोली से भी उनकी रक्षा कर सकता है। आपसे अच्छे कोई नहीं पढ़ाते अभी के पास। थैंक यू सो मच चुनीस, ऐसा नहीं है, सारे टीचर अच्छे हैं बच्चे। बताया तो शरद कितना हल्का है, समझ में आ रहा है, ऐसा करंट अफेयर इंटरेस्टिंग होती है बिल्कुल। चलो नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, देखो अब अगर बात करें कि इस जैकेट में किस किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, मतलब ये इतनी हल्की क्यों है और ऐसा क्या है कि ये जो है इतने मतलब खतरनाक खतरनाक बंदूकों से निकली हुई गोली से भी रक्षा प्रदान करता है। तो पहली बात तो क्या है, जैकेट की बात करें तो जैकेट में हार्ड बोरान कार्बाइड सिरेमिक और दूसरा कार्बन नैनो ट्यूब और मिश्रित बहुलक। मिश्रित बहुलक का मतलब क्या है, पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर का मतलब क्या होता है, बहुत सारे एक लक मिल करके बहुलक का निर्माण करते हैं। बहुत सारे मोनोमर मिलके क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। समझ में आ गया, ये जैसे बहुत सारे मोनोमर हो गए। मोनोमर का मतलब क्या होता है, एक सिंगल धागा। पॉलीमर का मतलब क्या होता है, सिंगल धागा से कोई भी चीज गुथा हुआ। जैसे मान लो मैं अपने शर्ट की बात करूं तो ये जो शर्ट है ये क्या है, ये एक प्रकार का पॉलीमर है। ठीक है, मतलब बहुत सारे एक सिंगल थ्रेड से मिलकर बना है। तो इसमें क्या यूज किया गया, हार्ड बोरान कार्बाइड सिरेमिक, हार्ड बोरान कार्बाइड सिरेमिक, दूसरा कार्बन नैनो ट्यूब। अभी कार्बन नैनो ट्यूब जो है वो क्या होती है मैं आपको बताऊंगा जब नैनो ट्यूब पढ़ाऊंगा, मतलब नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा तब। ठीक है, और साथ में इसमें मिश्रित बहुलक का यूज किया गया है। मिश्रित बहुलक में क्या होता है, दो या अन्य प्रकार के बहुलक से बने बहुलक होते हैं। क्लियर है? नहीं बच्चे, इसकी PDF आपको नहीं मिल पाएगी, आई एम सॉरी। हाँ, गवर्नमेंट ने इस क्षेत्र में काफी अच्छा काम किया और ये बहुत सही है, ये बात काफी अच्छी है। अब अगर बात करें कि गाइस ये जो इसकी नीड हमें क्यों पड़ी, मतलब अगर देखा जाए कि जो भाभा कवच की जो हम बात करते हैं, ऐसी जरूरत हमें क्यों पड़ी कि भाभा कवच को हमें बनाना पड़ा। सर टेररिस्ट AK-47 ही क्यों यूज करते हैं, AK-47 की बात करें तो ये काफी एडवांस राइफल बोल लो। ये जो है बहुत दूरी तक और बहुत सटीकता के साथ वार करता है और इसका नुकसान भी काफी होता है, इसलिए यूज करते हैं। सर अटल बिहारी अपने किसी किसी का कोई बात नहीं, चलो समझ में आया। तो देखो अब इसकी जरूरत आखिर क्यों पड़ी, मतलब अगर हम बात करें कि ये जो इस प्रकार की गैजेट की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, या चाहे अगर आप इस प्रकार के सुरक्षा कवच की जरूरत क्यों पड़ती है। देखो कई आतंकवादी हमले की बात करें जैसे उरी और पुलवामा की, तो आप पुलवामा के बारे में तो आपने सुना ही होगा। उरी और पुलवामा में हमारे कितने सारे जवान शहीद हुए थे। ठीक है,
भारतीय सुरक्षा बल को एक उन्नत उन्नत का मतलब आप बोल सकते हो एडवांस, दूसरा एक कुशल, एफिशिएंट और लागत कॉस्ट इफेक्टिव सुरक्षा प्रणाली विकसित करने की काफी जरूरत है, जो कि 21वीं सदी की तेजी से बदलते खतरों को संभावित रूप से निपट सके। देखो, आए दिन आपने सुना, कई बार सुनते हो कि यहाँ बॉर्डर पे क्या हुआ, इतने जवान हमारे घायल हो गए, या आतंकवादी हमला हो गया, या फिर आपका कुछ टेररिस्ट अटैक, जो भी आप सुनते हो, उग्रवादी हमला कर दिया। तो भाई इन सभी से बचने के लिए हमारे जवान को भी क्या होना होगा, अब एडवांस होना होगा। उनके पास भी ऐसे गैजेट होने चाहिए जो लाइफ सेवर हो सके, या फिर आप बोल सकते हो कि वो जो लाइफ सेवर जो भी जैकेट हो या जो भी हथियार हो, वो क्या हो कि भाई पहला तो एडवांस हो, और दूसरा क्या हो, कुशल हो, मतलब वो प्रॉपर तरीके से कार्य करते हो, और कहीं ना कहीं बजट में काफी कम भी हो, ताकि ताकि वो अपने आप को सेव कर सके। अगर वो सेव होंगे तभी वो हम सभी को सेव कर सकेंगे। आपको पता है, अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका जो है अपने प्रत्येक सैनिक पर काफी पैसा खर्च करता है, क्योंकि अगर हम बात करें किसी भी एक सैनिक की जो जान होती है वो करोड़ों में होती है, क्योंकि उसकी विशेष ट्रेनिंग की जाती है, ठीक है। और वो जो है आपके देश के लिए लड़ते हैं। तो जो देश के लिए लड़ता है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया को भी डेवलप करनी चाहिए। सर हम इंसास चलाते हैं। अच्छा, बहुत सारे हैं सर। इसको बनाने में कितना पैसा खर्च होता है? कहा देखो, पैसा तो देखो काफी खर्च होता है ना, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है तो ऑब्वियसली खर्चा होगा ही होगा। दूसरा गाइस की अगर हम बात करें कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जैसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, दूसरा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, सशस्त्र सीमा बल, ठीक है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, दूसरा सशस्त्र सीमा बल, जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों को सुरक्षित करते हैं, जो भी हमारे आसपास के बॉर्डर को सुरक्षित करते हैं और सुरक्षा खतरों से अधिक प्रभावित होते हैं। इसलिए भाभा कवच को भारतीय रक्षा बलों की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। देखो, जितने भी अगर हम बात करें आसपास जितने भी आप ये जितने भी फोर्स हैं, सेंट्रल रिजर्व फोर्स हो गया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, इंडो तिब्बत फोर्स है, तो भाई ये सभी की सभी हमारी बॉर्डर की रक्षा करते हैं, ताकि क्या हो कि कोई भी घुसपैठिए हमारे इलाकों में ना घुस पाए। क्योंकि आतंकवादी जो है हमारे इलाकों में घुस करके हमारे जो घर की शांति है, इंटरनल सिक्योरिटी को क्या कर देते हैं, मतलब पूरी तरीके से प्रभावित कर देते हैं। तो इन सभी की सुरक्षा के लिए, इन सभी बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए ये सारे हमारे पास फोर्स है। अगर इनके पास अत्याधुनिक हथियार होंगे और इनके पास ऐसे लाइफ जैकेट होंगे, ऐसे बुलेट प्रूफ जैकेट होंगे, तो ये निडरता के साथ और अच्छी तरीके से सुरक्षा कर पाएंगे, और हम जो है चैन के साथ हम भारत में अपने घरों में सो पाएंगे। ठीक है, सेंसास राइफल AK-47 मिलेगी। क्लियर है? चलो, तो ये था। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अस्मी के बारे में। अस्मी क्या है, एक प्रकार का पता है आपको? अस्मी भी एक प्रकार का राइफल है, अभी हाल में इसे लॉन्च किया गया है, आपने सुना होगा इसके बारे में। ठीक है बच्चे, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर देना, क्योंकि ये सारी चीजें करंट है। सर AK-47 नाम ही क्यों पड़ा, किस नाम से लिया गया है यार? ये क्वेश्चन तो I'm really sorry, इस प्रकार के क्वेश्चन कभी पेपर में आते नहीं एक्चुअली यार। ठीक है, और इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने कभी पढ़े भी नहीं है, मुझे नहीं भी पता। आपको पता हो कि AK-47 का नाम AK-47 क्यों पड़ा तो मुझे जरूर बताना। वैसे तो हर एक नाम का एक कोई रीजन होता है, जैसे अस्मी की बात करें तो इसका भी एक नाम है, बट AK-47 का नाम क्यों पड़ा ये मुझे नहीं पता। ठीक है, और आप अगर एक बार भी कमेंट करोगे तो मैं आपके कमेंट को पढ़ लूंगा, परेशान होने की बात नहीं। 4 बार कमेंट करोगे या एक बार कमेंट करो, मैं पढ़ लूंगा जरूर से। देखो गाइस, अगर हम बात करें अस्मी के बारे में, भारत का पहला स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल संयुक्त रूप से DRDO तथा भारतीय सेना के द्वारा विकसित किया गया है। इसका ऊपरी रिसीवर एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्युमिनियम से बना है तथा निचला रिसीवर कार्बन फाइबर से बना है। देखो अच्छे से देखना, अगर हम बात करें इंडिया का जो फर्स्ट इंडिजीनियस 9mm मशीन पिस्तौल, ये एक प्रकार का क्या है, मशीन बोलते हैं, मशीन गन समझ लो, एक तरह से वही बोल लो, मशीन पिस्तौल है ये। ठीक है, जिसे 2 लोगों ने मिलकर बनाया है, जिसमें कौन कौन सा? इंडियन आर्मी के वैज्ञानिक कौन है भाई? इंडियन आर्मी में भी तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। दूसरा DRDO ने, इन दोनों ने मिलकर इसे बनाया है। ये मशीन क्या है?
इसमें इसका जो ऊपरी पोर्शन देख रहे हो, ये वाला पोर्शन, ये वाला ऊपरी पोर्शन जो है वो क्या है, 9 mm एल्यूमिनियम, यहाँ पे गलती लिखे है इस पर, ठीक है कोई ना। इसमें क्या है, ऊपर जो एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्यूमिनियम से बना है, तथा इसका निचला जो पोर्शन देख रहे हो ये बना है आपका कार्बन फाइबर से। कार्बन फाइबर क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको नैनो टेक्नोलॉजी बताऊंगा। बच्चे जो आपका ये पीडीएफ की बात कर रहे हो आप, रेडी सॉरी वो पीडीएफ अभी नहीं प्रोवाइड किया जा सकता। सर एक साइंटिस्ट थे रशिया के, उनके नाम पर AK-47, ओके, साइंटिस्ट के नाम पे जो है वो AK-47, ठीक है। देखो अगर हम बात करें गाइस, ये और क्यों मतलब स्पेशल है, मतलब अगर अस्मी की बात करें तो इसको बनाने के लिए जो यूज किया गया है 3D प्रिंटर, ये ट्रिगर घटक से, ट्रिगर घटक का मतलब ये समझ ये रहा पोर्शन, ये ट्रिगर घटक सहित जो है, ये जो ट्रिगर है ना, ट्रिगर ट्रिगर का मतलब समझ आ रहा होगा आगे। घटक से जिसके विभिन्न भागों की डिजाइन, जो भी इसकी डिजाइन की गई है, इसके प्रोटोटाइप में 3D प्रिंटिंग का प्रक्रिया इस्तेमाल किया गया है। ये जो भी इसका डिजाइन बनाया गया, मतलब ये जो डिजाइन देख रहे हो, ये डिजाइन को हमने बना लिया, मतलब कंप्यूटर में बना लिया, और इसका जो प्रोटोटाइप है, प्रोटोटाइप मतलब ये जो डिस्प्ले के लिए जो बनाया है हमने हमने उसको 3D प्रिंटिंग के द्वारा बनाया। 3D प्रिंटिंग क्या है, अगर आपको नहीं पता तो परेशान ना हो, तो ना उठाओ, ठीक है, ठीक है। 3D प्रिंटिंग के थ्रू ध्यान दीजिएगा, इस असली के प्रोटोटाइप को बनाया गया है। मतलब कि ये जो आप देख रहे हो असली एक प्रोटोटाइप है, हमने एक तो बना लिया है, बट अभी हम इसे सेवा में शामिल करेंगे, अभी हमने किया नहीं है, ये करंट न्यूज है, 2021 की बात कर रहा हूँ। गाइस इस जो पिस्तौल जो है, इस पिस्तौल का नाम जो अस्मी रखा गया है, उसका अर्थ क्या होता है, अस्मी का अर्थ होता है गर्व, आत्मसम्मान और कठिन परिश्रम। क्लियर है, तो अस्मी का मतलब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आप में से बहुत लोग कह रहे हैं कि AK-47 एक मिनट में 47 फायर करता है, इसका नाम जो है रशिया वैज्ञानिक के नाम पर, तो ये सब मुझे भी नहीं पता, मैं देखूंगा तो जरूर बताऊंगा ना। AK-47 किसने डेवलप किया है भाई, ये मुझे नहीं पता AK-47 किसने डेवलप किया, ये सब क्वेश्चन नहीं आते बच्चे, मेरे यहाँ तक समझ में आया। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये जो है बेसिकली अगर मछली की बात करें तो सशस्त्र बलों में आर्म फोर्स में हैवी वेपन डिटेचमेंट कमांडरों, ट्रैक और विमान कर्मियों, जनपति विरोधी तथा बस इतना समझ लो। ये जो असमी है, ये बेसिकली क्या है कि जितने भी आपका टेररिस्ट ऑपरेशन होता है, ठीक है, उसमें जो है इसका उपयोग काफी अच्छे तरीके से किया है। टेररिस्ट ऑपरेशन का मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि जितने भी ऐसे इलाके जहाँ पे क्या टेररिस्ट अत्याधुनिक हथियारों का उपयोग करते हैं, ठीक है, हमें घायल करने के लिए, तो ऐसे जगह पे अस्मी का उपयोग हम करके, है ना, उनके जो भी मंसूबे हैं उन्हें हम नष्ट कर सकते। मोहित सिंह, सर मुझसे कोई गलती हो गई, मतलब मैं समझा नहीं, मोहित ऐसा क्यों बोल रहे हो बच्चे, ठीक है, ये था अश्विन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गाइस कुछ और करंट अफेयर्स के बारे में। क्या बात है, दीपक ने अच्छे अच्छे डाल दिया, सभी देखिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एक और करंट है, हालांकि इसका मतलब डिफेंस टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि करंट है तो जो भी करंट है मैं आपको साथ बताऊँ। गाइस अभी फिलहाल जो है, एक हाल ही में खगोल विज्ञान में अपने विशिष्ट योगदान के लिए प्रसिद्ध प्लूटो प्लूटो रिको का विशाल आर्सीबो टेलीस्कोप नष्ट हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सा आर्सीबो टेलीस्कोप जो है, जो कहाँ पे स्थित है, प्लूटो रिको में, कहाँ पे स्थित है, प्लूटो रिको में स्थित है, वो नष्ट हो चुका है, ठीक है। इसे जो है 1963 में निर्मित किया गया था, और यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सिंगल डिस्क रेडियो टेलीस्कोप। आप रिप्लाई नहीं देते मेरा, आपने क्वेश्चन मैंने देखा ही, आपने क्या पूछा, सर विक्रांत के बारे में बता दो, पूछे पूछे मोहित क्या पूछना चाह रहे हैं। तो गाइस अभी जो है दुनिया का
दूसरा सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप जो है, इसका नाम क्या है, आर्सिबो टेलीस्कोप, वो क्या हो गया, नष्ट हो चुका है। यानी जो क्या हो चुका है, वो नष्ट हो चुका है। एक कब बना था, 1963 में इसका निर्माण किया गया था, जो फिलहाल अभी 2021 की बात करें, 2019 में नष्ट हो गया। गाइस, अगर हम बात करें इस सैटेलाइट के बारे में, इस रेडियो सिग्नल के बारे में, तो सबसे शक्तिशाली रडार होने के नाते वैज्ञानिकों के द्वारा आर्सिबो को, जो रेडियो टेलीस्कोप है, ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों और आयनोस्फीयर का निरीक्षण करने के लिए तैनात किया गया। आज समझ में, आयनोस्फीयर का मतलब समझ में आ गया, शायन मंडल बोलते थे हिंदी में। तो इसका काम भी था, ये जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेडियो स्कोप था, इसका काम क्या था कि जो ग्रह है, अन्य ग्रह है या फिर क्षुद्र ग्रह है, यानी आपके प्लैनेट्स हो सकते हैं, एस्ट्रॉइड्स हो सकते हैं, ठीक है, और आयनोस्फीयर के बारे में अध्ययन करने के लिए, फिर निरीक्षण करने के लिए बनाया गया था। और खास करके बात करें, ये जो टेलीस्कोप है, अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले खतरों, मतलब जो भी अंतरिक्ष है वहां से जो भी हमारे डेंजर जो भी हो सकता है, भाई किससे हो सकता है, जितने भी एस्ट्रॉइड्स बोल सकते हो, मीटियोइड्स बोल सकते हो, या एलियंस की बात करें, तो वो दुनिया आदि की जानकारी विश्व भर के वैज्ञानिकों को प्रदान करता था। ये जो रेडियोस्कोप है, देखो रेडियोस्कोप दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक ग्राउंड बेस्ड रेडियोस्कोप बोल सकते हो और एक स्पेस बेस्ड रेडियोस्कोप बोल सकते हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे बड़ा स्पेस बेस्ड रेडियोस्कोप कौन सा है, तो वो बताओ, और दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड बेस्ड रेडियोस्कोप कौन सा है, वो बताओ। ओके, आपने हिंदू में पढ़ा था, बिल्कुल सही है। ये जो है, जितने भी करंट बता रहा हूँ बच्चे, वो करंट हिंदू से ही होती है, लगभग जो भी नेशनल अंडर से। ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा स्पेस रेडियोस्कोप कौन सा है, रेडियो टेलीस्कोप कौन सा है, और दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड बेस्ड रेडियो टेलीस्कोप कौन सा है। हालांकि मैं आपको बताऊंगा, ये जो आर्किबो की बात करें, अर्सुबो की बात करें, तो ये तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा था, जो कि अब नष्ट हो चुका है, ठीक है। सर, साउंड कम आ रही है, वॉइस क्लियर नहीं है, हो सकता है। चलो, अब आ रही है बच्चे, क्या साउंड आवाज आ रही है, ठीक है, ये समझ में आ गया। और साथ में क्या कर सकता है, ये जो है आपका जाके प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल को भी पता करने में सक्षम था, ठीक है, जो डिस्टेंस है गैलेक्सीज की, उसको भी पता करने में सक्षम है, एंड द फर्स्ट एक्सोप्लैनेट एंड द फर्स्ट मिलीसेकंड पल्स, इसको बोल सकते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, नेटवर्क बीच बीच में नेटवर्क जा रही है, नेटवर्क आ जाएगी, परेशान ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेटवर्क आ जाएगी, परेशान ना हो, टाइम ओवर नहीं हुआ है, टाइम अभी है, ठीक है। ठीक है, चलो आ गई, नेटवर्क आ गई। बीच बीच में नेटवर्क कभी कभी हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे किसके बारे में, आपने मैसेज किया है, क्या है, हब्बल टेलीस्कोप। देखो, हब्बल टेलीस्कोप जो है, वो स्पेस टेलीस्कोप है, वो पुराना हो चुका है, बट कोई बात नहीं। सिर्फ व्हाई आर वीडियो रिमूव like a tutor after the lecture are over। सौरभ, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चे, जो वीडियो है वो कभी भी मतलब अपलोडर जो है उसे खत्म नहीं करते हैं। पता नहीं आप किस वीडियो के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। सो ये समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के पेज में आगे। ये देखो, इस फिगर को देखो, ये फिगर देख रहे हो, ये है आपका जाके आरईसी बोर्ड। देखो पहले कितना बड़ा था, ये पहले देख रहे हो, और ये जो भी नष्ट हो चुका है, नष्ट इसलिए हो चुका है क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड है ना बच्चे, वो पूरा हो चुका है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि अभी मैंने आपसे दो क्वेश्चन पूछा, क्या कि स्पेस में सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप कौन सा है, ग्राउंड बेस की बात करें, तो अगर हम बात करें कि तो अभी फिलहाल दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ग्राउंड बेस्ड रेडियोस्कोप की बात करें, तो वो कौन है, 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप, ठीक है। कौन है, 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल रेडियोस्कोप। ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है ग्राउंड बेस्ड रेडियो टेलीस्कोप है, ठीक है।
ये कहाँ पे है आपका जाके, ये चीन में है फिलहाल। देख रहे हो इस फिगर को, देख रहे हो, ये दुनिया का सबसे बड़ा, इसका नाम क्या बोल सकते हैं, 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप है, जो दुनिया का सबसे बड़ा है। ठीक है, इसका काम क्या है, देखो रेडियोस्कोप, रेडियो जो भी रेडियो टेलीस्कोप होंगे, चाहे ग्राउंड बेस्ड हो चाहे वो स्पेस बेस्ड हो, उसका काम क्या होता है, बिल्कुल सही कहा अनमोल। इसका उद्देश्य जो है ब्रह्मांड से रेडियो सिग्नल को इकट्ठा करना, यानी कि जितने भी रेडियो सिग्नल्स होंगे उसको इकट्ठा करना, गुरुत्वाकर्षण तरंगों और डार्क मैटर की जांच करना तथा एलियन के प्रसारण को सुनना। यानी कि मान लो कि कोई भी अगर एलियन क्या करे, हमसे संपर्क करेगा, तो हम क्या करेंगे, इस रेडियो टेलीस्कोप के द्वारा हमसे क्या करेंगे, संपर्क कर सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है बच्चे। दूसरा अगर हम बात करें गाइस कि ये कहाँ पे स्थित है, तो ये क्या है, गुइझाओ प्रांत में। कहाँ पे, गुइझाओ प्रांत में है, कास्ट डिप्रेशन में से बनाया गया है। गुइझाओ प्रांत के कास्ट डिप्रेशन में से बनाया गया है, और इसका जो संग्रहण क्षेत्र है, मतलब इसका जो डाटा कलेक्शन ये जो करेगा, ये जो है पूर्व रिको में स्थित दूसरे सबसे बड़े टेलीस्कोप से जुड़ना है। मतलब जो अभी जो नष्ट हो चुका है, कौन सा, जो आपका जाकर के आसिबो, जो आसिबो टेलीस्कोप जो नष्ट हो चुका है, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा था, इस ये जो है उससे दुगनी मात्रा में डाटा को कलेक्ट कर सकता है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि ग्राउंड बेस्ड रेडियो टेलीस्कोप की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड बेस्ड रेडियो टेलीस्कोप कौन है, तो वो है 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल रेडियो। और अगर पूछा जाए कि स्पेस पे कौन सा है, ध्यान रखना जो आपका हब्बल कह रहे थे, ठीक है, जो हब्बल है बच्चे, वो हब्बल सेकंड था। अब जो है वो कौन सा, जेम्स वेब। जेम्स वेब जो रेडियो टेलीस्कोप है वो अंतरिक्ष में सबसे बड़ा है। इन सब का काम क्या है, एलियन के ट्रांसमिशन को सुनना, ये सारी चीजें करना। अब यहाँ पे आज हम अपनी क्लास जो है खत्म करते हैं। कौन सी क्लास खत्म करते हैं, मतलब डिफेंस वाली। कल हम किसी और टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। कल हो सकता है या तो रोबोटिक्स की क्लास होगी, या तो नैनो टेक्नोलॉजी होगी, या फिर आपका जाकर के आईटी क्लास होगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास होगी। उसके बाद ये तीनों क्लास होने के बाद, ठीक है, हमारी साइंस एंड टेक की क्लास होगी, उसे पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। उसके बाद बायोलॉजी की बात करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करेंगे। तो फटाफट मुझे बता दो यहाँ तक किसको समझ में आया, और आज की क्लास से कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछे, हम डिस्कस करें। ठीक है, आज की क्लास से कोई भी संबंधित कोई भी चीज हो तो मुझसे पूछ। थैंक यू सो मच। ठीक है, 3D प्रिंटिंग से, हाँ 3D प्रिंटिंग मैं आपको बताऊंगा, इसमें बताऊंगा 3D प्रिंटिंग जब आईटी बताऊंगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसमें बताऊंगा बच्चों। हाँ पूछो पूछो, कोई भी सवाल है तो मुझसे पूछो आज की क्लास से। या फिर डिफेंस टेक्नोलॉजी की जब हम बात करें तो हमने आज डिफेंस टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। ठीक है, कुछ कुछ जो भी करंट होगा उस करंट को हम एक बार देख लेंगे। ठीक है, फटाफट आप मुझसे क्वेश्चन पूछो। थैंक यू। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। हम्म, सर क्या अभी तक किसी एलियन से बात हो पाई है? देखो बात करें कि बात तो नहीं हो पाई है, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि हमने बहुत सारे ऐसे सिग्नल्स को इंटरसेप्ट किया है जो हमारे, मतलब हमारे यहाँ के सिग्नल से इसका कोई लेना देना नहीं है। अंतरिक्ष में से कई सिग्नल को हमने ऐसे पकड़ा है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में आपने न्यूज देखा होगा कि एक जो है हमने एक अंतरिक्ष में जैसे ढकार होते ढकार ढकार जैसे साउंड को भी इंटरसेप्ट किया है। तो अब ये ढकार जैसे साउंड जो है वो इंटरसेप्ट किया है, वो क्या है क्या नहीं है, बट हमने ऐसे सिग्नल को जो इंटरसेप्ट किया है जो कि अंतरिक्ष से आई है। तो हो सकता है कि वो एलियंस की हो। वॉइस कम आ रही है, वॉइस यार कभी कभी देखो नेटवर्क, कभी कभी हो सकता है कि वॉइस में प्रॉब्लम हो, लेकिन एक बार अपने फोन को भी देखो, हो सकता है कि उसकी वॉल्यूम कम हो या फिर ईयरफोन से आ सकता है। ठीक है, तो आपसे भी कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्या आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करें? चलो जाए, आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। आप सभी का एक बार फिर से मुख्यमंत्री वीडियो में स्वागत। कल हम किसी नए टॉपिक की बात करेंगे। कोई
कोई क्वेश्चन है तो फटाफट मुझसे पूछिए, फिर आपका आज की जो क्लास है हम इसको आज की स्ट्रीम को यहीं पे खत्म करेंगे, ठीक है। सर क्या डीटीएच की छतरी और एंटीना भी एक तरह का रडार सिस्टम है? रडार सिस्टम नहीं कहेंगे उसे, हम रिसीवर कहेंगे, है ना। शरद वो रडार नहीं है, रडार का काम अलग होता है, ये एक प्रकार का एक रिसीवर है। जो आप डीटीएच की बात करो, डीटीएच का जो छत्र है वो क्या है, एक विशेष प्रकार की फ्रीक्वेंसी को कैच करता है, ना कि क्या करता है वो उसके डिस्टेंस को बनाता है, तो आप ये नहीं बोल सकते। थैंक यू सो मच अनमोल। सर वॉइस में नॉइज है, थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हो सकती है, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण हो सकती है बच्चे, तो अच्छा क्वेश्चन था वैसे सर कि डीटीएच जो है। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन को पूछे, फिर आज की स्ट्रीम खत्म करेंगे हम। चलिए, आप सभी की कोई सवाल नहीं है। आज की क्लास में मैंने थोड़ा सा करंट बताया और आज हम डिफरेंस टेक्नोलॉजी की क्लास को खत्म करें, कल किसी और टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। तो गाइस थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय, टेक केयर। सर क्या अभी तक किसी इंडियन से बात हो पाई स्टडी? हाँ बताया तो फिर अभी अभी बात नहीं हो पाई है, अभी बात नहीं हो पाई, ठीक है। सर क्या एलियन एग्जिस्ट करते हैं? बिल्कुल, अगर हम करते हैं तो एलियन भी करते हैं, ठीक है, बिल्कुल करते हैं, और इस बात में कोई मतलब संदेह नहीं है। जिस प्रकार से हम एग्जिस्ट करते हैं इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में, तो हाँ, हम जैसे कोई और भी हो सकते हैं जिसे हम एलियंस का नाम देते हैं, लेकिन हाँ एग्जिस्ट कर सकते हैं। आज ना कल हम जरूर उनसे हमारी उनसे जरूर मुलाकात होगी। सर रडार से कैसे बचेंगे? रडार से बचने का केवल एक ही कारण है, जो एक ही तरीका है, स्टिल टेक्नोलॉजी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।